अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एमडी कैट की, जो कि एक एंट्री टेस्ट है और किस लिए वो कंडक्ट करवाया जाता है और हमें उसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पेश आती है और उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को जो है ज़्यादा प्रेफर करना पड़ता है, उन सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होती है, इस सारे के मुतालिक आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एमडी कैट से। सो एमडी कैट क्या है, अगर हम इसकी एब्रीविएशन को देखें तो क्या पता चलता है कि एमडी कैट स्टैंड्स फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। सो हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि एमडी कैट है, मीन्स जिन्होंने 9th-10th में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बायो सब्जेक्ट को आगे फर्दर चलाना है या उन्होंने बायो पढ़ी हुई है, तो एमडी कैट उन बच्चों के लिए मस्ट होता है। ठीक है, अगर वो लोग मेडिकल में या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो एमडी कैट बेसिकली एक हमारे पास टेस्ट है जो कि एम यानी मेडिकल फील्ड से निकला हुआ है और बायो उसके लिए मस्ट है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें एमडी कैट क्यों देना पड़ता है। जब भी अगर आपने एडमिशन लेना है, मोस्टली ये किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए होता है कि गवर्नमेंट में अगर आपने एडमिशन लेना है, आप चाह रहे हैं कि आपका किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए, तो आपके लिए ये टेस्ट क्लियर करना मस्ट होता है। ठीक है, प्राइवेट में के लिए भी होता है लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो आपको मस्ट चाहिए होता है। अब होता क्या है कि हमारे पास एक है UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इसको कंडक्ट करवाती है। उसके कंडक्ट करवाने से क्या होता है, उससे एफिलिएटेड उसके अंडर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही होती हैं, वो ये जो टेस्ट है हमारे पास एमडी कैट, ये उन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, किंग एडवर्ड आ जाती है। ठीक है, किंग एडवर्ड है, इलामा इकबाल हमारे पास आ जाती है, इलामा इकबाल, देन सिम्स है जो कि सेमी गवर्नमेंट है। इसी तरह बाकी भी हमारे पास इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, कॉलेजेस आ जाते हैं जिनके अंदर एमडी कैट जो है वो मस्ट होता है। और वो कौन कंडक्ट करवाता है, वो UHS कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये एमडी कैट होता क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितनी वेटेज उनको चाहिए होती है। ठीक है, सो मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है वो मेनली है बायो। सो क्योंकि ये मेजर पोर्शन है और मेडिकल के से रिलेटेड ही है, तो इस वजह से हमारा जो बायो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज गेन करता है इन एमडी कैट। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड देन इंग्लिश। ठीक है, सो ये हमारी वेटेज होती है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज के हमें उर्दू को प्रिपेयर नहीं करना होता है, इस्लामियात, पाक स्टडी, कोई जनरल नॉलेज, कोई हमारे जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है या हमारा एनालिटिकल पोर्शन है, कुछ भी नहीं आता, बल्कि किसको हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, बायो को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को और इंग्लिश को। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि एमडी कैट में टोटल 220 MCQs आते हैं। 220 MCQs में से क्या होता है कि हर सब्जेक्ट जो है उसकी कोई ना कोई वेटेज होती है कि वो कितने % MCQs कवर करेगा, ये कितनी क्वांटिटी उसकी होगी। ठीक है, तो अगर हम बायो को देखें तो इसके हमारे पास 88 MCQs होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जब टेस्ट आता है तो टेस्ट में 88 MCQs सिर्फ और सिर्फ बायो पोर्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, देन आ जाते हैं हमारे पास केमिस्ट्री के 58 MCQs हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, फिजिक्स को देखें तो फिजिक्स के 44 MCQs हैं। एंड इसी तरह से अगर इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश के हमारे पास हैं 30 MCQs। ठीक है,
इस तरह क्या होता है कि 88 बायो के, 58 केमिस्ट्री के, 44 फिजिक्स के एंड इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज मिला के हमारे पास टोटल एमसीक्यूज बन जाते हैं 220। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि हमने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, इसमें टाइम कितना होगा। तो उसकी अब हम टाइम की बात कर लेते हैं कि इन 220 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल टाइम होता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स। इट मीन्स अगर हम इसको मिनट्स में ही देखना चाहें तो हमारे पास टोटल 150 मिनट्स होते हैं जिसमें हमने 220 एमसीक्यूज को मस्ट सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये बात आ गई हमारी टाइम की। ठीक है, अब हम लोगों ने टाइम की बात भी कर ली और टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज की भी बात कर ली। अब हम आते हैं इसकी मार्किंग किस तरह से होती है। ठीक है, एक एमसीक्यूज है लेट सपोज। ठीक है, ये स्टेटमेंट है उसकी एंड देन हमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं A, B, C and D। हर एक MCQs 5 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, जिस तरह हम आम पेपर्स में देखें तो 10 मार्क्स के MCQs आते थे, वो किस तरह से होते थे कि अगर एक MCQs है तो उसका 1 नंबर है। लेकिन MDCAT में यही फ़र्क है कि एक MCQs की वेटेज 5 मार्क्स ही होती है। ठीक है, अगर हम 5 को 220 से मल्टीप्लाई करें इट मीन्स कि हमारा टोटल MDCAT का जो टेस्ट है उसके टोटल मार्क्स हैं जी, टोटल मार्क्स 1100। ठीक है, हमें इस 1100 के अंदर से जो है वो मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा जो मुश्किल पॉइंट आ जाता है वो ये होता है कि अगर तो आपने एक MCQs ठीक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेट्स सपोज कोई स्टेटमेंट थी, उसका बी ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन था, आपने ठीक किया, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज आपने एक इसी तरह से नेक्स्ट MCQs अटेम्प्ट किया, उसका आंसर भी बी था लेकिन आपने गलत चूज किया, आपने ए चूज किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका 1 नंबर नहीं कटेगा बल्कि आपके 5 नंबर्स तो वो वाले कटेंगे जो उस MCQs के थे, प्लस नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका एक इस MCQs वाले नंबर में से भी 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट MCQs हैं तो आपने 5 में से 5 गेन कर लिए, ठीक किया। सेकंड MCQs आपने गलत चूज किया तो अब आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 10। ठीक है, अब 10 में से बनता क्या था कि आपका एक MCQs ठीक है और एक गलत है तो आपको 5 मार्क्स मिलते, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि MDCAT में नेगेटिव मार्किंग होती है। उस नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है कि आपने एक तो ये गलत कर दिया, 5 मार्क्स इसके डिडक्ट हो गए, लेकिन उसके साथ साथ पिछले वाले जो आपने ठीक किया उसमें से भी 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अब आपके 6 मार्क्स की कटिंग होगी। ठीक है, अगर आप ठीक करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप गलत करते हैं तो आपके 6 मार्क्स कट जाएंगे, जिसके बिहाफ पे अब आपको 10 में से 5 की जगह 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक और ऑप्शन है और वो कौन सी है कि अगर आपको एक MCQs में डाउट है, आप क्लियर नहीं हो उसके बारे में, आप कंफ्यूज हो, ठीक है, आप उस चीज़ को अटेम्प्ट ना करो। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब आपके 5 मार्क्स ही कटेंगे। अदरवाइज क्या होता जाएगा कि आपने जो मार्क्स गेन किए हैं उनमें से भी डिडक्शन होती जाएगी और आपके मार्क्स बहुत कम रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या बेहतर होता है कि आपको जो चीज़ नहीं क्लियर हो रही आप उस चीज़ को लेफ्ट कर दो, आप उस चीज़ को छोड़ दो। अदरवाइज आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके जो मार्क्स गेन आपने किए हैं उसमें से भी ज़्यादा डिडक्शन होती जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे मार्क्स की बात होगी कि हमने मार्क्स को किस तरह से ऑब्टेन करना है। देन क्या आ जाता है, देन हमारे पास आ जाती हैं कि हम किस पोर्शन को ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर करें किसी भी सब्जेक्ट के। ठीक है, नो डाउट के बायो जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है MDCAT का। ठीक है, इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो उसके भी 58 MCQs हैं, लेकिन जिस तरह हमें पता है कि बोर्ड के एग्जाम्स में क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, साइंस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं। ठीक है, सम टाइम 100 में से 99 मार्क्स आ गए, 91 मार्क्स आ गए, बट वो कहाँ से मार खाते हैं, उनके कहाँ से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, इंग्लिश और उर्दू से। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू वो सब्जेक्ट है जो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट काउंट होते हैं और हम उस चीज़ को बॉदर नहीं करते।
तो अगर हम उस चीज़ को बॉदर नहीं करते, इट मीन्स कि हम अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि अगर आप नो डाउट कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट में, लेकिन आपकी वहाँ से परसेंटेज गिरेगी तो आप बहुत डाउन जाओगे। इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग इस फिज़िक्स को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और फुल मार्क्स गेन कर लें, तो आपके थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि आप इनमें बच सकते हो, ठीक है, आपका MD कैट जो है वो क्लियर हो सकते हैं। इसलिए फिज़िक्स को अगर हमें नज़र भी आ रहा है कि उसके MCQs की वेटेज कम है, लेकिन वो कम वेटेज वाला सब्जेक्ट भी हमारे मार्क्स गेन करने में हमें बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो हम किस बारे में डिस्कस करेंगे कि MD कैट में हम फिजिक्स के पोर्शन को किस तरह से प्रिपेयर करें, कितनी वेटेज हर जो टॉपिक है हमारा हम उसको दें, और किस तरह से हम आगे फर्दर टेस्ट को प्रिपेयर करें। तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, और वो किस तरह से है कि अगर हम अब जस्ट फिजिक्स को लेके चलें, तो फिजिक्स में हमारे पास जो MD कैट में टेस्ट है उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिजिक्स का पोर्शन कवर होता है ज़्यादा, ठीक है। हमने क्या करना होता है, हमने कुछ जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, कुछ कम रखते हैं, और कुछ की बिल्कुल भी नहीं होती। सो जो बहुत ज़्यादा और बहुत कम रखते हैं टेस्ट में, उन्हीं को प्रेफर किया जाता है। अब उन चैप्टर्स में से फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारे पास, दैट इज मेजरमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आ गया हमारे पास मेजरमेंट्स का, ठीक है। टोटल हमारे पास MD कैट में जो हमने फिजिक्स के लिए चैप्टर प्रिपेयर करने हैं वो हैं 16 चैप्टर्स, ठीक है। 16 में से फर्स्ट चैप्टर है हमारा मेजरमेंट्स के बारे में। एंड मेजरमेंट्स के बारे में जो चैप्टर है वो किस तरह से हमारे MCQs कितने रखता है, इसमें से हमारे पास 2 MCQs आते हैं, ठीक है। अगर हम MD कैट की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स में से हमारे पास 2 MCQs मस्ट हैं कि इस चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोशन एंड फोर्स, मोशन एंड फोर्स, एंड इसमें से भी हमारे पास 3 MCQs आते हैं, ठीक है। तो ये बात मस्ट है कि आपने इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, और किस तरह से करना है कि आपके पास ये भी है कि आपको इसमें से 2 MCQs आने ही आने हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रिपेयर करें और बाद में से उसमें से MCQs ना आए, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें से आपको 2 MCQs आएंगे। सेकेंड चैप्टर में से जो हमारा इस लिहाज से है कि मोशन एंड फोर्स, उसमें से आपको 3 MCQs आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वर्क एनर्जी। थर्ड चैप्टर इज अबाउट वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड ये भी हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें से भी हमारे पास 3 MCQs मस्ट हैं कि हमें आएंगे और हमने उनको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में से हमारे पास 2 MCQs आएंगे। नेक्स्ट वन इज ऑसिलेशंस, एंड ऑसिलेशंस में से हमारे पास 3 MCQs आते हैं। 6th वन इज वेव्स, एंड वेव्स जो है वो 2 MCQs उसमें से बनते हैं। नेक्स्ट वन इज अबाउट लाइट, एंड लाइट से भी 2 MCQs जो हैं वो मस्ट है के आएंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें से 3 MCQs तो मस्ट आते हैं। देन 9th हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस तरह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें से भी 3 जो MCQs है वो आने ही आने हैं। नंबर 10 चैप्टर इज अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कितने MCQs आएंगे, वो भी हमारे 3 MCQs जो है वो गेन करेगा। 11th चैप्टर इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए 3 MCQs इसमें से भी आते हैं। 12th चैप्टर जो हम MTCAT में स्टडी करेंगे और जो हमारे MCQ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ये कितने हमारे पास इसके MCQs होंगे? 3 MCQs हमें इस पेपर में नज़र आएंगे, ठीक है। देन हमारे पास 13 चैप्टर आ जाता है विच इज़ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स एंड इसमें से हमारे पास 2 MCQs मस्ट आएंगे, ठीक है। देन आ जाता है 14 विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे फर्दर जो है, अगर कोई और टेस्ट देना चाहते हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का वैसे ही टेस्ट देते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मस्ट आएगी, ठीक है। और इसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे हमारे पास 3 MCQs जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में से ज़रूर आएंगे। 15 इज़ अबाउट द मॉडर्न फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स, चूँकि ये मॉडर्न है, मॉडर्न फिज़िक्स से नाम से ही पता चल रहा है जो हमारी फ़िज़िक्स अब बेस कर रही है वो है ही मॉडर्न फिज़िक्स, सो इसलिए ये ज़्यादा वेटेज कैरी करती है एंड इसके जो MCQs आते हैं वो 4 आते हैं, ठीक है। 4 MCQs इसमें से मस्ट आएंगे जो मॉडर्न फिज़िक्स होगी, ठीक है। देन 16 एंड द लास्ट वन चैप्टर इज़ अबाउट द न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में से भी 3 MCQs जो है वो मस्ट आएंगे। सो अगर हम इनको देखें कि जो हमारे 16 चैप्टर्स हैं उनमें से इतने MCQs आएंगे, तो जब हम इन्हें टोटल करेंगे हमारे पास फिज़िक्स के 44 MCQs हमें टेस्ट में नज़र आएंगे, ठीक है। सो अब हमने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमारे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स तो है नहीं, जिस तरह ऐसा नहीं है कि 9th के भी हों, 10th के भी हों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको कंप्लीट बुक करनी हो, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको सिलेक्टेड 16 चैप्टर्स बता दिए गए हैं, आपने उनको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इवन अगर आप ये भी चूँकि सेकेंड ईयर के पेपर्स चल भी रहे हैं तो आपने इन चैप्टर्स को पढ़ते हुए इतना खुद ही गौर से पढ़ना है ताकि आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो। हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट वाइज नहीं चलते, इसीलिए एट द एंड हमें टेस्ट के लिए भागना पड़ता है और हम परेशान होते हैं और हमारे मार्क्स नहीं इतने अच्छे आते। तो इसलिए अभी से ये रूटीन बनाएं कि जो पढ़ें उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें, ताकि आपके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हो कि आपको MCQs आएँ और आपको ज़रा भी परेशानी ना हो उन्हें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब ये बात हम लोगों ने कर ली कि टेस्ट किस तरह से आता है। अब टेस्ट हो गया, लेट्स सपोज आपने मार्क्स गेन कर लिए। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका अपना क्राइटेरिया होता है, वो एग्रीगेट निकालती हैं, ठीक है। उस एग्रीगेट के बिहाफ पे आपको जो है एडमिशन मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब वो एग्रीगेट किस तरह निकलता है और एग्रीगेट है क्या, हम उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है कि जो पिछली क्लासेस के मार्क्स होते हैं, जो परसेंटेज होती है, उसको भी काउंट किया जाता है। किस तरह से कि अगर हम MTCAT की बात करें तो मैट्रिक के 10% आपका काउंट होता है, ठीक है। मैट्रिक का 10% आपका काउंट होगा, ठीक है। FSC का देखें तो आपका 40% मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है, जब आपका एग्रीगेट बनेगा। देन MTCAT का सबसे ज़्यादा होगा जो कि है 50% और इसको मिला के आपका बन जाएगा 100%, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए होता है, आपका जब एग्रीगेट निकलता है तो उसमें वेटेज रखी जाती है कि मैट्रिक के 10%, FSC की 40% एंड MTCAT की 50% वेटेज होगी। सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है MTCAT, ठीक है, जो कि है भी कितना 1100 मार्क्स का है और सिर्फ MCQs बेस हैं। 220 MCQs आपको सॉल्व करने हैं विद इन 150 मिनट्स, ठीक है। अब ये एग्रीगेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लेट्स सपोज अगर हम मैट्रिक की बात करें, हम मैट्रिक का 10% निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जितना टोटल मार्क्स, ठीक है, 1100 आप टोटल मार्क्स हैं, उसमें से जितने भी आपने ऑब्टेन किए हैं, लेट्स सपोज 900 है, 920 है, जितने भी आपने गेन किए, ठीक है, वो मार्क्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1100, क्योंकि आप जितना भी MTCAT वगैरह का निकाल रहे हैं उसको 1100 के बेस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे ऑब्टेन मार्क्स।
ये है टोटल मार्क्स, इनको मल्टीप्लाई करना है 1100 से। अब ये सारे पोर्शन के बाद हमें कितना चाहिए, 10% चाहिए मैट्रिक का। इट मीन्स हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 0.10 से, ठीक है। तो इससे आप क्या निकाल सकेंगे, इससे आप 10% रेशो निकाल सकेंगे मैट्रिक की, ठीक है। इसी तरह एफएससी के लिए क्या होगा, एफएससी के लिए भी जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स वो भी 1100 में से हो गए, देन आपने मल्टीप्लाई करना है 1100 से। एंड यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो 10% वेटेज कैरी कर रहा था इसलिए 0.1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एफएससी के लिए 40% है इसलिए यहाँ पे हमारे पास 0.4 आ जाएगा। सो इससे आपकी 40% रेशो निकल आएगी एफएससी की, ठीक है। सिमिलरली एमटी कैट में भी हमारे पास इसी तरह से होगा कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, बट यहाँ पे 0.4 की जगह अब हमारे पास 0.5 आ जाएगा और इससे हमारे पास 50% जो है एमटी कैट का आ जाएगा। अब ये तो हम लोगों ने मार्क्स कैलकुलेट कर लिया ना कि इतने मार्क्स हमने इसमें से लेट्स सपोज मैट्रिक में से इतने मार्क्स आपने लेने हैं, एफएससी में से इतने मार्क्स लेने हैं, एमटी कैट में से इतने मार्क्स लेने। अब ये तो अब हमें क्या चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज। वो किस तरह आएगी, आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे, उन तीनों को सॉरी आप ऐड कर देंगे। सो ऐड करने के बाद क्या होगा, आपने जितने भी हमारे पास आए हैं मैट्रिक के, ठीक है, प्लस एफएससी प्लस एमटी कैट, उन सारों को ऐड करेंगे, ठीक है। जितने भी मार्क्स आपके आ चुके हैं, ठीक है, वो आपका एग्रीगेट है। आपको क्या चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज। आपने क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क्स लिख देते हैं जो गेन किए, सॉरी एग्रीगेट लिखेंगे, जो आपका इस पूरे प्रोसेस की वजह से एग्रीगेट आया है। अब आपने उनको ऐड कर लिया है, वो एग्रीगेट मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी डिवाइडेड बाय 1100, ठीक है। सो ये एग्रीगेट जो बना वो 1100 से पहले डिवाइड होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, डिवाइड होके देन मल्टीप्लाई होगा 100 से। तो अब आपके पास क्या आ जाती है, एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है। और एग्रीगेट परसेंटेज के बिहाफ पे आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, ठीक है। मोस्टली जो हमारे लास्ट ईयर्स तक एग्रीगेट बनते आए हैं या जो पहले थे, आपको उसमें 85% से अबव जो है गेन करनी होती है, ठीक है। अगर आपकी इससे कम होती जाती है तो आपको थोड़ा जो है अपने लेवल को डाउन लाना पड़ता है, आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होता एडमिशन, या अगर आप बहुत कम पे चले गए हो तो फिर आपका किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मैट्रिक के भी, चूंकि मैट्रिक भी काउंट हो रही है, एफएससी भी, एमटी कैट भी, तो आप किसी एक पोर्शन को भी लूज नहीं कर सकते। सो आपका जो है टारगेट ये होना चाहिए कि 950 प्लस मार्क्स आपके मस्ट हो मैट्रिक में। इसी तरह से आपके 950 प्लस मार्क्स होने चाहिए एफएससी में और 950 प्लस ही मार्क्स होने चाहिए एमटी कैट में, तब आप किसी अच्छे मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपको थोड़ा डाउन आना पड़ेगा, आपका मेरिट अगर कम होता जाएगा और एट द एंड क्या होगा कि आपका किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो सकेगा। सो ये थी हमारी एमटी कैट की पूरी हिस्ट्री।